हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर इनकम टैक्स ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ट्यूटोरियल सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में अपने न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं या कौन सी डिडक्शंस एग्जेम्पशंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड है या नहीं है हमने पढ़ा, और ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन सी अलाउड है एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस या नहीं है वो भी हमने पढ़ा। और न्यू टैक्स रिजीम में हमने स्लैब रेट्स को समझने की कोशिश की। बेसिकली हमने उस वीडियो के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें, ताकि आपके पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो सकें। तो फ्रेंड्स, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं उस टॉपिक का पार्ट 2 इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू दोनों टॉप टाइप के टैक्स रिजीम लाइक न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो सकें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं अपने इस टॉपिक को। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्लैब रेट का कंपैरिजन करेंगे, फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम को और न्यू टैक्स रिजीम में कैसे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है, कौन सी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस एक इंडिविजुअल को मिलती हैं, स्पेशली फॉर सैलरीड पर्सन को मिलती हैं, और किस इन स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, और फिर क्या एंड में डिफरेंस आता है। फिर उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन से स्लैब रेट्स हमारे लिए ठीक हैं, बेनिफिशियल रहेंगे, या कौन से ठीक नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्लैब रेट का कंपैरिजन करते हैं ताकि हमारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर हम जो अभी स्लैब रेट डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जो जिनकी जिनकी इनकम असेस होगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो ये न्यू स्लैब रेट्स होते हैं ये ऑल एज के पर्सन्स के लिए होते हैं, जिनका मैं कंपैरिजन करूंगा ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग, जो नॉर्मली, और इसके अंदर एज वाइज ग्रुप होता है कि ये नॉर्मल एजिड पर्सन है, सीनियर सिटीजन पर्सन है और सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन है। तो न्यू स्लैब रेट्स का कंपैरिजन करेंगे हम नॉर्मल एजिड पर्सन से जो अप टू 60 ईयर तक जिनकी एज होती है। तो आपको पता होगा न्यू स्लैब रेट के अंदर टैक्सेबल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है अंडर सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है, जिसके अंदर कोई एग्जेम्पशंस और कोई डिडक्शन नहीं मिलती एक किसी भी असेसी को। तो फ्रेंड्स, इसके डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, हम स्पेशली जो डिस्कस कर रहे हैं ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी इनकम नॉर्मली सैलरी से होती है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होती है। हम स्पेशली फॉर इंडिविजुअल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपके पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। तो आइए हम करते हैं। इसके अंदर कंसेशनल रेट होते हैं और जो टैक्सेबल इनकम में कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलती है, जिससे टैक्सेबल इनकम कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, कंसेशनल रेट नहीं होते लेकिन सारे डिडक्शंस भी मिलती हैं और सारी एग्जेम्पशंस भी मिलती हैं। बाकी इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका पार्ट 1 मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में लगा दिया है। आप उसको अच्छे से, पहले पार्ट 1 को अच्छे से समझेंगे तब आपको ये सारे पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए करते हैं कंपैरिजन। तो अगर किसी की इनकम अप टू 2.5 लाख है, एज पर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेट करके 2.5 लाख तक आ रही है, तो उसका कोई टैक्स नहीं है, नील है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम आ रही है तो उस पर 5% है। अब ये समझने वाली चीज है कि आपने सुना होगा कि 5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गई है इनकम। तो हाँ, एग्जेम्प्ट हो गई है, बट एक एक्सेप्शन है छोटी सी, जो लोगों को अभी पता नहीं है। 2.5 तक तो एग्जेम्प्ट पहले भी थी, अब भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम में भी नील है टैक्स, अब भी टैक्स नील है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर किसी की इनकम 5 लाख तक है तो उसे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख रखा है, बट ऐसा नहीं है। 5 लाख तक
5% उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी अप टू 5 लाख है इनकम, एज पर न्यू टैक्स रिजीम, एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, ये दोनों की बता रहा हूँ मैं, तो उनको 87A सेक्शन के अंदर रिबेट मिल जाएगी 12,500 रुपये की। आप समझने की कोशिश करना, अप टू 5 लाख तक है। अगर किसी की इनकम 4.5 लाख की है तो उसका 2 लाख टैक्सेबल इनकम हुआ, तो 2 लाख पे 5% हमारा हो गया 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये की उसे 87A के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। या 2.5 लाख हुआ तो 2.5 लाख का 5%, 12,500 ही हुआ, तो उसको 12,500 तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख तक की ही है और उसका टैक्स निल हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी 5 लाख से 10,000 कुछ भी अमाउंट एक्सेस हो जाती है टैक्सेबल इनकम, तो उसका 2.5 तक ही एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% लगेगा, और ऊपर के सपोज दैट 5,10,000 है तो अगले 10,000 पे फिर 10% लगेगा। तो ये समझने वाली चीज है कि 87A की रिबेट मिलेगी अगर वो 5 लाख तक ही है इनकम, अप टू 5 लाख है। अगर 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो फिर 2.5 लाख से 5 लाख पे सीधा 5%, और अगले 5 लाख से 10 लाख पे 20%। ये न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो ये समझने वाला पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो दोनों का सेम था। कंपैरिजन अब आगे से शुरू होगा। अब 5 लाख से 7.5 लाख पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सीधा क्या हुआ, 5 लाख से साढ़े यानी 2.5 लाख पे 10% पे करना पड़ेगा, यानी 25,000। और यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख पे सीधा 20%। अब देखो सीधा रेट कितना डबल ही हो गया एक तरीके से, और स्लैब रेट पे अगले 2.5 लाख भी ऐड हो गए। तो यहाँ पे एक तरीके से कंसेशन मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ कंसेशन मिल रहा है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, और यहाँ कोई कंसेशन नहीं मिल रहा और रेट भी डबल हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखोगे 5 लाख से 10 लाख पे, और 10 लाख से ऊपर पे सीधा 30% टैक्स पे करना पड़ेगा एक असेस होगा, अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो। और यहाँ पे 7.5 से 10 लाख पे 15% पे करना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर इनकम होती है 12,50,000 तक तो 20% पे करना पड़ेगा। 12,50,000 से 15 लाख के बीच में होती है तो 25%, और 15 लाख से ऊपर होती है तो 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, तो उससे हम देखते हैं। एक एक बंदे की टैक्सेबल इनकम आई 10 लाख रुपए, यहाँ पे भी 10 लाख रुपए। तो ओल्ड टैक्स रेजीम से हमने निकाला टैक्स, तो बना 75,000, और न्यू टैक्स रेजीम से हमने निकाला तो बना 1,12,500 टैक्स रेजीम। तो देखो ओल्ड टैक्स रेजीम में ज़्यादा बन रहा है हमें लग रहा है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजीम में उसकी इनकम ये और ज़्यादा होगी, 10 लाख से ज़्यादा होगी, जिसपे HRA की भी एग्जम्पशन मिली होगी, है ना, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिली होगी, और भी 80C से 80U वाली डिडक्शंस भी मिली होगी, बट यहाँ नहीं मिली होगी। तो यहाँ पे कंसेशनल ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कंसेशनल रेट मिल जाते हैं, स्लैब रेट मिल जाते हैं, और यहाँ पे कंसेशनल स्लैब रेट नहीं मिलते, लेकिन डिडक्शन और एग्जेम्पशन मिल जाती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये स्लैब रेट ठीक है, न्यू स्लैब रेट ठीक है, या ये स्लैब रेट ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को, इसके लिए आपको कंपटीशन करनी पड़ेगी दोनों ही स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, फिर आपका जो भी टैक्स जिसमें कम लगेगा तो आपको उस स्कीम के साथ जाना चाहिए। हम सिर्फ इसी बिहाफ पे, इन स्लैब रेट के बिहाफ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये टैक्स स्लैब रेट आपके लिए अच्छे हैं और ये खराब है। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर टैक्सेबल इनकम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग निकाली गई है, जिसके अंदर कोई रिबेट और एग्जेम्पशन नहीं मिल रही, और इसके अंदर टैक्सेबल इनकम जो हमारे पुराने डिडक्शन से एग्जेम्पशन से सब मिल रही है उसके अकॉर्डिंग निकाली गई है। तो सिर्फ इसी के बिहाफ पे हम ये नहीं कह सकते कि कौन से स्लैब रेट ठीक है हमारे लिए। इसके अंदर में नोट कुछ लिख रखे हैं तो उनको थोड़ा समझना जरूरी है। टैक्स द टैक्स रेट इन द न्यू टैक्स रिजीम इज सेम फॉर ऑल एज कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स। जो न्यू टैक्स स्लैब रेट्स हैं इसमें एज को एज वाइज हमें यहाँ पे क्लासीफाई नहीं किया गया है। इसके अंदर सभी एज के पर्सन के लिए स्लैब रेट्स है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, या नॉर्मल पर्सन हो अप टू 60 ईयर्स वाला। बट यहाँ के अंदर क्या है,
यहाँ कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफाई किया गया है कि नॉर्मल एजिड पर्सन है अप टू 60, 60 से अबव है तो 60 टू 80 है तो सीनियर सिटीजन, 80 अबव है तो सुपर सीनियर सिटीजन है, यहाँ पे कर रखा है। और यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है नॉर्मल एजिड पर्सन का किससे, न्यू टैक्स स्लैब रेट से। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है इंडिविजुअल, देखो यहाँ पे रिबेट वाला है जो मैंने आपको बताया था। इंडिविजुअल दूज नेट टैक्सेबल इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, 5 लाख से कम या 5 लाख तक है, तब उन्हें 87A की रिबेट मिल जाएगी, अदरवाइज उन्हें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। सारा टैक्स 2.5 लाख तक ही एग्जाम्प्ट रहेगा, 2.5 से ऊपर पे टैक्स लगने लग जाएगा इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये 87A की रिबेट न्यू टैक्स स्लैब रेट में भी मिलेगी, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में भी मिलेगी, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडिशनल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता ही है, वो हम एग्जाम्पल के अंदर भी समझ लेंगे। 4% जो टैक्स इनकम टैक्स निकलता है उसमें 4% एजुकेशनल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। हमने सरचार्ज इसमें डिस्कस नहीं किया है, बेसिकली हमारा पॉइंट यही है, हम न्यू टैक्स स्लैब रेट और ओल्ड टैक्स स्लैब रेट को समझे, तो सरचार्ज को तो बहुत ही जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उस पर लगता है, तो हम इसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको होपफुली ये दोनों ही स्लैब रेट आपको समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और अंत में एक कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन से स्लैब रेट्स ठीक रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, स्पेशली मैं आपको बता दूं एक सैलरीड पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल जिसकी एज अप टू 60 ईयर्स है, नॉर्मल एजिड पर्सन है। ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स दे रखी है, फिर हम ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग भी सेम फिगर्स का और न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग भी सेम फिगर्स के टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, फिर टैक्स निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे ताकि आप डिसीजन ले सकें कौन से टैक्स स्लैब आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आपको दोनों टाइप से कैलकुलेशन करनी होगी, तब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डमी एग्जांपल लिया है, मिस्टर अल्फा हैं जो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हैं जिनकी एज है अप टू 60 ईयर, यानी 58 40 कुछ भी एज मान सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल एजिड पर्सन है। इसकी बेसिक सैलरी है पर एनम के फिगर्स हैं, यानी सालाना फिगर्स है। इसकी बेसिक सैलरी 10 लाख है। हाउस रेंट अलाउंसेस इसे मिल रहा है 45% ऑफ बेसिक सैलरी का। ठीक है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ बेसिक सैलरी। एम्प्लॉयर यानी मालिक का कंट्रीब्यूशन है 12% ऑफ बेसिक सैलरी। इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट, बैंक में कुछ सेविंग होगी उस पर कुछ ब्याज मिल गया उस साल के दौरान, तो ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसे 20,000 का। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर उसने 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर ली, 15,000 की इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर ली। और उसने वो रहता था रह रेंट पे, जिसमें जिसमें उसने 2,40,000 का रेंट का रूम पे कर दिया सालाना, यानी उसने मंथली उसका 20,000 का रेंट पे करा उसने। अगर हम मंथली निकाले तो 20,000 का रेंट पे कर दिया। तो आइए फ्रेंड्स ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग और न्यू टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग हम टैक्सेबल इनकम निकालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बेसिक सैलरी जो होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, वो एग्जेम्पशन नहीं होती उसकी कितनी भी। 10 लाख रुपए उसे साल में सैलरी मिली तो 10 लाख की 10 लाख टैक्सेबल हो गई, एग्जेम्पशन कुछ नहीं हुई। ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे ही 10 लाख न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी हम ओल्ड टैक्स रेजिम का इस साइड है, न्यू टैक्स रेजिम का इस साइड है, तो यहाँ पे भी फुल्ली टैक्सेबल रहेगी बेसिक सैलरी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। हाउस रेंट अलाउंसेस देखिए 45% ऑफ बेसिक सैलरी निकालो। इसका अगर 45% हम निकालेंगे, 4,50,000 रुपये उसे मिले एज एन एच आर ए मिले उसे। ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर HRA की एग्जेम्पशन मिलती है। उसके लिए कुछ फार्मूला होते हैं, कुछ रूल होते हैं इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर। तो उसके अंदर वो कैलकुलेशन करके वो अमाउंट 1,40,000 आया। तो इतना एग्जेम्पशन हुआ, 4,50,000 में से 1,40,000 जाएगा तो 3,10,000 हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्सेबल HRA या टैक्सेबल इनकम हो गई, जिसमें से 1,40,000 एग्जेम्प्ट हुआ।
अब इसको एग्जेम्पशन कैसे निकाली, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउस रेंट अलाउंसेस को कितने कैसे एग्जेम्प्ट होता है, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, ताकि आपका एचआरए का कॉन्सेप्ट जो है कैसे एग्जेम्पशन अमाउंट निकालते हैं तो वो आपका क्लियर हो जाएगा पॉइंट, और आप इसको भी निकाल के देखेंगे तो 1,40,000 ही एग्जेम्पशन अमाउंट निकलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम दोनों स्लैब रेट्स को डिस्कस करेंगे और टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉय ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया प्रोविडेंट फंड में। अब देखो एम्प्लॉय का ही अमाउंट सैलरी है, उसने अपने ही सेविंग कर दी पीएफ के अंदर, तो वो टैक्सेबल इनकम में नहीं जुड़ेगा। उसने कुछ सैलरी थी, अपनी ही सैलरी और अपनी ही सेविंग में लगा दी, तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम, उसने तो और सेविंग कर ली अपनी 5 साल के लिए, तो उसको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी और वो टैक्सेबल इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसने वो अमाउंट अपना सेव कर दिया। तो 1,20,000 मिला, कैसे निकाला 1,20,000? 12% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक 10 लाख है उसकी, तो हमने इसका 12% निकाल लिया, तो 1,20,000, तो 1,20,000 मिला, 1,20,000 ही एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे नील टैक्सेबल सैलरी आ गई, यहाँ पे भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे भी वो आ गया 0। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट अप टू, अगर एम्प्लॉयर 12% तक देता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्सेबल सैलरी नहीं होगा। उससे ऊपर देता है तो एज टैक्सेबल सैलरी ऐड हो जाएगा। यहाँ 12% ही दिया, 1,20, तो वो एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल सैलरी में ऐड नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी यही है प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने इसलिए आपको पीएफ का कॉन्सेप्ट डाला ताकि आपका ये पॉइंट क्लियर हो सके, बाकी इसका कोई रेलिवेंस नहीं था न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के डिफरेंस में। तो इस हिसाब से हमारी टैक्सेबल सैलरी की टैक्सेबल इनकम देखो आई 13,10,000 और इसके अंदर 14,50,000। यहाँ ज़्यादा क्यों आई? क्योंकि यहाँ इसे 1,40,000 की एग्जम्पशन एचआरए की इसमें नहीं मिली, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल गई, तो ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, फिर जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, तो वो अमाउंट लेस हो गया, तो उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई 12,60,000। और यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 115 बीएसी सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है, तो यहाँ कोई नहीं मिली, तो यहाँ टैक्सेबल इनकम उतनी ही रही, यहाँ पे बढ़ी रही। ठीक है, फिर इसके बाद उसने उसका देखेंगे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, तो इसमें ऐड कर दिया इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम अदर सोर्सेज। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देखो 20,000 मिला, यहाँ पे 20,000 मिला ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो ये एग्जेम्पशन उसमें कुछ नहीं होती, तो 20,000 का 20,000 टैक्सेबल इनकम में ऐड हो गया। ठीक है, तो और इस यहाँ पे भी 20,000 का 20,000 टैक्सेबल इनकम में ऐड हो गया, तो यहाँ पे टोटल आ गया हमारा ये फिगर आ गया 12,80,000, यहाँ पे 14,70,000। अब हमारी आ गई हमारी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी भी हो गई, अदर सोर्सेज वाला भी हो गया हमारा, तो यहाँ पे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ गई, कोई और इनकम है नहीं। ठीक है, 12,80,000 आई है हमारे जीटीआई ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, और यहाँ पे 14,70,000 आई। यहाँ देखो बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना 1,40,000 वाली यहाँ पे एचआरए की डिडक्शन वो मिली एग्जेम्पशन, ना 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ टैक्सेबल इनकम बढ़ी हुई है और यहाँ घटी हुई है। अब आते हैं डिडक्शन पे। 80C से 80 चैप्टर 6 वाली कोई डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी, तभी यहाँ पे कंसेशनल रेट मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो डिडक्शन मिलेगी 80C, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,20,000 की वो मिल गई, क्योंकि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन उसने पीएफ में किया उसकी डिडक्शन मिल जाती है 80C के अंदर। उसने पीपीएफ में 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, वो भी मिल गई। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी 15,000 किए थे, तो वो भी मिल गई। टोटल अप टू 1.5 लाख तक मिलती है, तो टोटल ये 1.5 लाख ही हो गया, तो ये डिडक्शन मिल गई। ठीक है, 80 TTA के अंदर अब समझना यहाँ पे 80 TTA सेक्शन है, जिसके अंदर सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है 10,000 रुपए तक की बेस। अब उसने मिला 20,000 रुपये, तो 10,000 की उसे डिडक्शन मिल गई। बट यहाँ पे ना 80C की मिलेगी ना 80 TTA की मिलेगी, यहाँ कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगी, कुछ एक आध माइनर सी डिडक्शन है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, वहां से देख लेना। तो यहाँ कोई सी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो मतलब टोटल कहने का मतलब है
1,60,000 की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ 12,80,000 में से यहाँ 1,60,000 की इस ओल्ड टैक्स रेजिम में उसे डिडक्शन मिल गई, तो 11,20,000 उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई। और यहाँ उतने की उतनी ही रही टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम जो अब निकल के आई। सारी डिडक्शन हमने इसमें सब हटा दी, हाँ ना डिडक्शन मिली ना कोई एग्जेम्पशन मिली। ठीक, अब आते हैं टैक्स कैलकुलेट करने की बात। 11,20,000 इनकम आई, अप टू 2.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रेजिम में निकालते हैं नील नेट टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% है, तो कितना हुआ 2.5 लाख पे 12,500। फिर अगले 10 लाख 5 लाख पे कितना हुआ 20%, तो उसका कितना 10 लाख। फिर ऊपर जो हमारा 1,20,000 आया उस पे हमने निकाल दिया सीधा 30%, तो 36,000। तो टोटल टैक्स कितना आ गया हमारा 12,500, 1 लाख और 36,000, तो टोटल आ गया 1,48,500। ठीक है, 1,48,500 टोटल टैक्स आया, जिसपे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग गया। इस अमाउंट पे 1,48,500 पे 4%, 5,940। तो टोटल टैक्स पेबल आया एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम आया हमारा 1,54,440। अब यहाँ पे निकालते हैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। टोटल 14,70,000 की टैक्सेबल इनकम आ गई, लेकिन यहाँ कंसेशनल रेट मिल गए। तो पहले 2.5 लाख पे 5% निकला, फिर अगले 2.5 लाख पे 10% निकला, फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे 15% निकला, फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे 10 लाख से 12 लाख पर 20% निकला, फिर अगले 2.5 लाख पे निकला हमारा, अगले 2.5 लाख यानी 2,20,000 पे निकला हमारा 25%। तो इस हिसाब से कंसेशनल रेट थोड़ा सा मिल गया, तो यहाँ कुछ रियायत मिल गई उसको, किसके बदले में उसको, क्योंकि एग्जेम्पशन नहीं मिली थी और डिडक्शन नहीं मिली थी। तो टोटल इसका टैक्स जो बना वो बना हमारा 1,80,000, जिसपे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग गया 7,200। तो टोटल टैक्स जो बना पेबल बना न्यू टैक्स रेजिम में 1,87,200 बना। तो अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में बना इतना 1,87,200, ओल्ड टैक्स रेजिम में बना 1,54,440। तो डिफरेंस आया 32,760 का। यानी कहने का मतलब ये है हमें न्यू टैक्स रेजिम में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ गया। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर कोई असेसी जो है अच्छी खासी उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक ठाक वो डिडक्शन ले सकता है, तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकता है, जिसके अंदर उसे सारी डिडक्शंस मिलेगी और एग्जेम्पशंस मिलेगी। ठीक है, अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो न्यू टैक्स रेजिम में जा सकता है। इस कंक्लूजन से यही पता लगता है, क्योंकि आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो उसको देखो ना, यहाँ पे कोई डिडक्ट HRA की मिली 1,40,000 की एग्जेम्पशन, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली, ना 80C से 80U की 1,50,000 और ना 80 TTA की डिडक्शन मिली, जिसकी वजह से उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ गई और कहीं ना कहीं कंसेशनल रेट मिल गया, तो उसका उसे थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। तो किसी को भी ये स्कीम ऑप्ट करने से पहले अपनी इनकम को दोनों स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेना चाहिए कि कौन से स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसका कम टैक्स बैठ रहा है और कौन से स्लैब रेट में उसका ज़्यादा टैक्स बैठ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे डिसीजन लेना चाहिए कि किस स्लैब रेट के थ्रू जाना चाहिए। तो ओवरऑल मोटे तौर पर ये कह सकते हैं, so after understand difference between both type of slab rate, we can say the new tax regime will be beneficial for those assessee who do not claim more exemption and deduction, and who want to claim deduction and exemption, so those assessee go with old tax regime। वही चीज है, अगर आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं और सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और आपको कंसेशनल रेट नहीं मिलेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप न्यू टैक्स रेजिम में जा सकते हैं और कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।